हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। लव हैकर कहानी में आपका हार्दिक स्वागत है। आपको कहानी बड़ी अच्छी लग रही है तो कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर से जरूर करें। आज हम सुनेंगे लव हैकर कहानी का एपिसोड नंबर 6। चलिए शुरू करते हैं कहानी। आखिरकार लवण्य ने अपने पापा को मना ही लिया था। उसके पापा ने लवण्य की बात सुनकर लवण्य से कहा कि वो आज ही राघव को उसके पास बुलाए, वो उनसे बात करना चाहते हैं। लावण्य ने तुरंत राघव को फोन किया और उसको घर पर आने के लिए कहा। राघव भी कुछ देर के लिए तैयार होकर लावण्य के घर की तरफ निकल गया। रास्ते में उसने एक केक और बुके खरीदा। लगभग 20 मिनट बाद वो त्रिपाठी पैलेस पहुंच गया था। लावण्य उसको दरवाजे पर ही इंतजार करती मिल गई। जैसे ही राघव वहां पहुंचा, उसको वहां देखकर वो खुशी से झूम उठी। उसको अपने साथ अंदर लेकर लिविंग रूम में चली गई, जहां काशीनाथ सोफे पर बैठे उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। लवण्या अपने डैड के बगल में जाकर बैठ गई। वहीं राघव उनके बगल वाले सोफे पर बैठ गया। काशीनाथ के हाथ में एक सिगार थी और उन्होंने सिगार को कट किया और अपने मुंह में लगाकर जला लिया। काशीनाथ की पर्सनैलिटी ही बहुत दमदार थी, जिसे देखकर ही राघव थोड़ा नर्वस हो रहा था। नर्वसनेस में बार बार वो अपनी नाक छू रहा था। लवण्य ने अपनी नर्वसनेस को उसकी भी नोट कर लिया था, इसलिए उसने कहा, राघव क्या हुआ, इतना घबरा क्यों रहे हो। ये मेरे डैडी ही तो हैं, तुम्हें इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तभी काशीनाथ ने अपनी सिगार को जलाते हुए कहा, लवण्या मेरी बहुत प्यारी और चहेती बेटी है। बहुत लाड प्यार से पाला है मैंने इसको। उनकी बात सुनकर राघव ने हल्का सा खांसते हुए अपना गला साफ करते हुए कहा, सर, मैं इनको बहुत खुश रखूंगा। आपको भी। मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं आपको भी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। काशीनाथ ने तुरंत उसको बीच में रोकते हुए कहा, शिकायत मुझे नहीं, इसे नहीं होनी चाहिए। अगर लावण्या को कोई शिकायत नहीं तो मुझे भी कोई शिकायत नहीं। इसकी आंखों में मैं एक आंसू भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। राघव ने तुरंत थोड़ा कॉन्फिडेंट होने की कोशिश करते हुए कहा, सर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं इनको बहुत प्यार और इज्जत दूंगा। वो बहुत ही रिस्पेक्ट से बात कर रहा था, क्योंकि उसको डर लग रहा था कि कहीं काशीनाथ उसकी बात से ऑफेंड न हो जाए और कहीं वो उसकी शादी से इनकार न कर दे। तभी लावण्या ने बीच में बोलते हुए कहा, राघव, सर सर क्या कर रहे हो। अब डैडी को तुम डैड कहकर बुला सकते हो। ये कहने के बाद उसने काशीनाथ की तरफ देखा और पूछा, राइट डैडी। वही उसकी बात सुनकर राघव के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी और वो थोड़ा नॉर्मल होते हुए सोफे पर ठीक से पीछे बैठ गया और काशीनाथ की अगले सवाल का इंतजार करने लगा। तभी काशीनाथ ने पहले लावण्या और फिर राघव की तरफ देखते हुए थोड़ा सा एरोगेंटली बात करते हुए कहा, जब तुम दोनों ने आपस में सब कुछ फाइनल कर ही लिया है तो फिर मैं कौन होता हूं बीच में बोलने वाला। हाँ, मेरी एक छोटी सी शर्त जरूर है। उसकी बात सुनकर राघव और लावण्या की भौहें सिकुड़ गई। उनको नहीं समझ आया कि अब काशीनाथ कौन सी शर्त की बात कर रहे हैं। लावण्य को लग रहा था कि अब उसके डैड ने कोई नया तरीका निकाला होगा उसकी और राघव की शादी को रोकने के लिए। इसलिए लावण्य थोड़ी उदास हो गई। उसको अपने डैडी पर अब गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में फटने ही वाली थी। तभी राघव ने काशीनाथ से पूछा, जी जी बताइए, आपकी क्या शर्त है। मैं लावण्य के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं हर हाल में आपकी इस शर्त को पूरा करूंगा। तभी लावण्य ने बीच में बोलते हुए कहा, डैडी, आप कौन सी शर्त की बात कर रहे हैं। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आपने तो मुझसे इस बारे में पहले कोई बात नहीं कही। उसका गुस्सा और नाराजगी उसके स्वर में साफ दिखाई दे रहा था। तभी काशीनाथ ने उसकी पीठ पर थपथपाते हुए कहा, पहले मेरी बात को पूरा तो सुन ले पगली। मैं कह रहा हूं कि मेरी ये शर्त है, तुम दोनों को आज ही शादी करनी पड़ेगी। तुम दोनों अभी के अभी मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस जाओ और लीगली शादी कर लो, और मैं तब तक फार्म हाउस पर तुम्हारी ट्रेडिशनल शादी का अरेंजमेंट करता हूँ। अगर तुम दोनों को शर्त मंजूर है तो मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ।
अब जब तुम दोनों ने शादी करने का फैसला कर ही लिया है तो मैं तुम लोगों को नहीं रोकूंगा। काशीनाथ की बात सुनकर लवण्य और राघव ने एक दूसरे की तरफ देखा। वो दोनों आंखों ही आंखों में एक दूसरे से पूछ रहे थे कि अब क्या करना चाहिए। लवण्य ने उसको पलके झुकाकर हाँ कर दी। राघव को भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए उसने खांसते हुए कहा, ठीक है सर। ओ नहीं डैड, हमें आपकी शर्त मंजूर है। काशीनाथ ने तुरंत सिर हिलाया और कहा, ठीक है फिर जाओ और अपनी मैरिज रजिस्टर करवा कर आओ। सीधे मुझे फार्म हाउस पर मिलना। काशीनाथ शहर की जितनी बड़ी हस्ती था उसके लिए शादी के अरेंजमेंट करवाना बाएं हाथ का खेल था। वहीं लावण्य और राघव ने सिर हिलाया और मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस जाने के लिए खड़े हो गए। दोनों त्रिपाठी पैलेस से बाहर निकले और ब्लैक बीएमडब्ल्यू में बैठकर मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस की तरफ जाने लगे। वहीं राघव ने गाड़ी चलाते चलाते लावण्य से कहा, लावण्य, तुम्हारे डैड मुझे हमारे इस रिश्ते के बारे में कुछ खास नजर खुश आ नहीं रहे। वो कंफ्यूजन में था कि लावण्य ने उसको कैसे मनाया होगा। तभी लावण्य ने हल्के से मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहा, जब हमारी शादी होगी तो हमें खुश देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। डोंट वरी राघव। ये कहते हुए उसने राघव का हाथ पकड़ लिया। वहीं राघव ने एक हाथ से लावण्य का हाथ पकड़ते हुए दूसरे हाथ से स्टीयरिंग को थोड़ा मजबूती से पकड़ लिया और बोला, एम आई राइट? तुमने जिद करके अपनी बात मनवाई है, कुछ इमोशनल ब्लैकमेल, वरना उन्हें मैं कोई खास पसंद नहीं आया हूं, मुझे ऐसा ही लग रहा है। तभी लावण्य ने उसके हाथ को दूसरे हाथ से सहलाते हुए कहा, तुम मेरी पसंद होना इतना काफी है। लावण्य त्रिपाठी किसी को यूं पसंद नहीं करती, यूं ही तो किसी को नहीं चाहूंगी ना मैं। और वैसे भी मैं चाहती हूं कि तुम ये बात पता चल जाए कि तुम मेरी खाली पसंद ही नहीं, मेरी जिद भी हो। ये कहते हुए उसने राघव को एक बार फिर प्यार से मुस्कुराते हुए देखा और उसके कंधे पर अपना सिर टिका दिया। वो कुछ ही देर में मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस भी पहुंच गए थे। उन दोनों का वकील पहले से ही वहां उनका इंतजार कर रहा था, क्योंकि काशीनाथ ने पहले ही फोन कर दिया था वकील को और उसका पूरा प्रोसेस करने के लिए कह दिया था। वो अपने बेटे को किसी भी प्रकार से कोई दुख या तकलीफ नहीं देना चाहता था। उधर कार्तिक और आरोही भी आज के दिन ही शादी कर रहे थे। मेहता मेंशन पर शादी की फुल अरेंजमेंट हो गई थी। उन दोनों की शादी हिंदू रीति रिवाज से होने वाली थी। वहीं उधर राघव और लावण्या वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से शादी करने वाले थे। उन्होंने पूरे दिन में मैरिज रजिस्टर करवा ली। वो बस अब उन्होंने शाम को अपने क्लोज रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के लिए छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। शाम हो चुकी थी। आरोही के घर पर आरोही और सानवी दुल्हन की ड्रेस में तैयार बैठी थी, लड़के वालों के आने का इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर में सानवी के ससुराल वाले तो आ गए थे, लेकिन कार्तिक और उसके परिवार वालों का कोई नामो निशान नहीं था। सभी अब बेसब्री से दरवाजे की तरफ देख रहे थे, कार्तिक के आने का इंतजार कर रहे थे। वहीं उधर कपूर विला में कार्तिक अपने रूम में उदास बैठा और उसने एक नॉर्मल सी डेनिम पैंट और एक टी शर्ट पहनी हुई थी। तभी वहां पर रोशनी का पति आ गया और उसने कार्तिक के पास आते हुए कहा, कार्तिक, ये क्या तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? कार्तिक ने उसकी तरफ देखते हुए निराशा भरी आवाज में कहा, मैं तैयार हूं कुणाल जीजू, चलो चलते हैं। रोशनी के पति का नाम कुणाल अग्रवाल था और वो देश की टॉप 10 कंपनियों में से एक गोल्डन ग्रुप ऑफ कंपनीज का जनरल मैनेजर की पोस्ट पर जॉब करता था, जिसकी इनकम और लाइफस्टाइल बहुत अच्छा था। लेकिन कुणाल ने हैरान होते हुए कहा, क्या? अरे तो क्या दूल्हा ऐसे जाएगा? कार्तिक ने अपने कपड़ों की तरफ देखते हुए कहा, इससे ज्यादा तैयारी नहीं होगी कुणाल जीजू, ये सही है। कुणाल ने उसको समझाने की कोशिश करते हुए कहा, कार्तिक, एक लड़की इतने मान से तुम्हारे लिए तैयार हुई, इतने लोग वहां होंगे और इस तरह से अच्छा लगता है क्या? कार्तिक ने हाथ हिलाते हुए कहा, नहीं तो मैं भाई की शादी के लिए कुछ बनवाया ही नहीं था। सोचा था कि इनमें से ही कुछ पहनकर चला जाऊंगा, मुझे किसने देखना था। उसकी बात सुनकर
कुणाल ने सिर हिलाते हुए कहा, अरे तो शॉपिंग करने का तो मुझे भी टाइम नहीं लगा, मैंने सोचा कि शादी की शेरवानी ये कहते हुए उसने बीच में ही रुक गया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, कार्तिक, कार्तिक तुम मेरी शेरवानी पहन लो। ये कहते हुए वो जल्दी से रूम से बाहर निकला और अपने और रोशनी के रूम की तरफ गया। वो कुछ ही देर में एक शेरवानी लेकर वहां आ गया। उसने और इस शेरवानी कार्तिक की तरफ बढ़ाते हुए कहा, कार्तिक, ये लो और देखना सबकी नजर तुम पर ही होगी, बहुत हैंडसम लगोगे तुम। कार्तिक ने शेरवानी अपने हाथ में पकड़ते हुए ऊपर से नीचे तक देखी। अब उसके पास कोई ऑप्शन या कोई चॉइस बिल्कुल नहीं थी, इसलिए वो जल्दी से चेंज करने लगा। चेंज करने के बाद जब जूतों की तरफ देखा तो उसके पास तो शेरवानी के साथ पहनने के लिए कोई मैचिंग के जूते भी नहीं थे। इसलिए उसने ज्यादा कुछ बिना सोचे समझे ही स्पोर्ट्स शूज डाल लिए और इस पूरी आउटफिट में वो किसी जोकर से कम नहीं लग रहा था। इसके बाद वो कुणाल के साथ अपने कमरे से बाहर निकला, अपने घर वालों के साथ और रिलेटिव्स के साथ मेहता मेंशन की तरफ चल पड़ा। उसके चेहरे पर कोई एक्साइटमेंट या खुशी नहीं थी। इसी समय उधर लावण्या और राघव भी अपने मैरिज हॉल में एंटर कर गए थे। लावण्या ने एक ब्लैक साड़ी पहनी थी, राघव ने ब्लैक अरमानी सूट। शादी में लावण्या किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। राघव भी बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। तभी राघव लावण्या के पापा काशीनाथ के पास गया और उनसे मिलने के लिए हाथ मिलाने के लिए उनसे मिलने जाते ही काशीनाथ से मिलने के लिए अपना हाथ आगे किया। लेकिन काशीनाथ ने अपने हाथ में पकड़ी हुई सिगार का एक कश लेते हुए उसके हाथ को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और बिना कुछ बोले उसको घूरते हुए वहां से बाहर निकल गए, जिससे राघव को बहुत शर्म महसूस हुई। वो अपने हाथ को बस मसलते रह गया। उसने अपना हाथ मसलते हुए इधर उधर देखा कि कहीं किसी ने देखा तो नहीं। वो ये सब कुछ कर ही रहा था, तभी मंच पर होस्ट ने रिंग सेरेमनी की अनाउंसमेंट कर दी थी। कार्तिक को रिंग एक्सचेंज करने के लिए मंच की तरफ जाना पड़ा। यहाँ लावण्या पहले से ही खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। दोनों ने आपस में रिंग एक्सचेंज की। पार्टी में आए सभी गेस्ट ने उनके लिए क्लैपिंग की और अपनी बेस्ट विशेष दी। लावण्या के बेस्ट फ्रेंड भी इस पार्टी में आए हुए थे। लावण्या के दो बेस्ट फ्रेंड थे, निया शर्मा और मानव गर्ग। ये दोनों अपने अपने स्पाउजेस के साथ एक टेबल पर बैठे हुए थे। निया के हस्बैंड का नाम सौरव मल्होत्रा था, जो कि इंडिया की नंबर 1 टेक्सटाइल मिल का मालिक था। निया खुद एक हाउसवाइफ थी। निया बहुत ही खूबसूरत भी थी, गोरा रंग, ब्राउन आंखें, लंबे बाल। उसका फिगर भी बहुत अट्रैक्टिव था। वहीं सौरव थोड़ा मोटा था और वो देखने में कुछ खास हैंडसम नहीं था, जिसकी वजह से निया उसको कुछ खास पसंद नहीं करती थी। उसको हमेशा लगता था कि उसके साथ धोखा हुआ था। असल में बात यह थी कि उसके पापा को बिजनेस में बहुत लॉस हो गया था और वो बैंक हो गए थे। तब सौरव ने आगे आकर उनके बिजनेस में मदद की और बदले में निया से शादी करने का प्रस्ताव रखा। निया के पिता ने भी उसको बिजनेस को बचाने के चक्कर में अपने बेटे की शादी सौरव से करवा दी थी। दूसरी तरफ मानव अपना फैमिली बिजनेस सक्सेसफुली रन कर रहा था और उसकी पत्नी मीनाक्षी, जिसने हाल में ही पीएचडी की थी, वो अब अपनी एक बुक पब्लिश करने जा रही थी। वो सभी एक टेबल पर मंच पर बैठे सामने खड़े लावण्या और राघव की तरफ देख रहे थे। तभी सौरव ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, वैसे भाई लावण्या की पसंद है तो बहुत अच्छी, लड़का है तो ठीक ठाक हैंडसम। नेहा उसकी बात का जवाब देते हुए बोली, हाँ हमारे लावण्या मैडम को खूबसूरती से इश्क है। मैंने तो दूल्हा देखे बिना ही समझ लिया था कि वो हैंडसम तो होगा ही। उसकी बात सुनकर बाकी सभी भी मुस्कुरा दिए। मानव ने भी सिर हिलाते हुए कहा, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लावण्या को बचपन से ही हर एक चीज परफेक्ट ही सिलेक्ट करनी आती है। ऐसे ही सब लोग खुशी हो रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। वहीं उधर कार्तिक और आरोही ने भी आपस में 7 फेरे ले लिए थे और अग्नि को साक्षी मानकर एक दूसरे को पति पत्नी चुन लिया था। शादी की सभी रस्में पूरी हो गई थी और विदाई का समय आ गया था। आरोही के मम्मी पापा ने आरोही और सानवी को एक साथ अलग अलग घर में विदा किया और इमोशनल मोमेंट पर सभी की आंखें में आंसू भी आ चुके थे। जहां कार्तिक के घर आने पर सभी कार्तिक और आरोही की शादी को लेकर खुश थे, लेकिन सिर्फ एक इंसान था जिसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था, और वो थी कार्तिक की माँ दिव्यानी। दिव्यानी अपने तीनों बच्चों में से सबसे ज्यादा राघव से प्यार करती थी। उसने मन ही मन में मान लिया था
कि उसके पति प्रकाश ने आरोही की वजह से ही राघव को घर से निकाल दिया था, और जिसकी वजह से अब उसको आरोही बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। जैसे ही वो लोग आरोही को लेकर घर वापस पहुंचे, दिव्यानी गुस्से में सीधा भागते हुए अपने कमरे में चली गई। उसने नई बहू के स्वागत में कोई आरती नहीं की, न ही कोई रस्म करने के बारे में सोचा। रोशनी और बाकी सभी उसका ये बर्ताव देखकर हैरान रह गए थे। फिर भी रोशनी ने आरोही को कुछ सा फील नहीं होने दिया, बल्कि उसने खुद आरोही की आरती उतारी और उसको अंदर लिविंग रूम में एंटर करवाया। उसके बाद रोशनी ने प्रकाश से कहा, पापा, मम्मा को बुलाइए ना आगे की रस्में पूरी करने के लिए। प्रकाश ने भी हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ, मैं उसको भेजता हूँ। मुझे लगता है वो वॉशरूम में होगी, जो इतनी जल्दी से भागी है। ये कहने के बाद वो दिव्यानी को बुलाने के लिए रूम में चला गया। तभी रोशनी ने घर की हाउसकीपर को आवाज देते हुए कहा, मैं हेयर, वो रस्मों के लिए किचन में ट्रे रखी थी, वो लेकर आओ। उधर से मोहर की आवाज आई, जी दीदी। वहीं उधर प्रकाश ने जब रूम का दरवाजा खोला तो दिव्यानी बिस्तर पर चादर लिए बैठी थी। प्रकाश ने उसके पास जाते हुए कहा, दिव्यानी, रोशनी कोई रस्म के लिए तुम्हें बाहर बुला रही है। लेकिन दिव्यानी ने किसी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप इधर उधर देखने लगी। तभी प्रकाश ने दोबारा कहा, क्या हुआ, तुम कोई जवाब क्यों नहीं दे रही दिव्यानी? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, दीवारों से नहीं। तभी दिव्या ने आखिरकार गुस्से में जवाब दिया, जो रस्में रिवाज करने हैं ना, खुद ही कर लीजिए। मेरे सिर में दर्द हो रहा है। अपनी नई नवेली बहू के लिए जो आपका दिल चाहे आप कुछ भी करिए, मुझसे ना कहिए। प्रकाश को समझ नहीं आ रहा था कि दीवाने को अचानक क्या हुआ है, वैसे रिएक्ट क्यों कर रही है। इसलिए उसने थोड़ा सोचते हुए कहा, दिव्यानी, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? वो आरोही क्या सोचेगी? बहू घर की लक्ष्मी होती है और उसको आधार सम्मान और आरती करके घर में एंटर करवाते हैं। तुम तो गाड़ी से उतरी और सीधा अपने कमरे में चली आई। ये क्या तरीका है? लेकिन दीवाने पर उसकी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। उसने नाराजगी भरे स्वर में कहा, जब किसी को मेरी चिंता नहीं, फिर मैं किसी के बारे में क्यों सोचूं? आपने इतने बड़े बड़े फैसले खुद ही कर लिए। राघव को जिस तरीके से आपने घर से बाहर निकाला, मेरी तरफ देखा था आपने एक बार भी नहीं कि माँ क्या सोचेगी। आरोही का खुद ब खुद शादी पक्का करके आप वहां से आ गए, मुझे एक बार भी नहीं पूछा। अरे भाई, मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं है। अभी के अभी ये देख लो कि माँ आपकी मर्जी पर सिर झुकाकर उसको बहू बनाकर घर में ले आई। इसी का शुक्रिया अदा करें, इससे और ज्यादा मेरी कोई गुंजाइश नहीं है। ये कहते वो बिस्तर से खड़ी हुई और वॉशरूम में चली गई। उसके अंदर जितना गुस्सा भरा पड़ा था, आज उसने सारा एक साथ निकाल दिया था। वो अभी तक जो हुआ था उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी। बेटे के प्यार में अंधी होकर उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। वहीं उधर बाहर जब कुछ देर तक इंतजार करने के बाद दिव्यानी बाहर नहीं निकली तो रोशनी ने आरोही से कहा, मैं आती हूँ, एक बार मम्मी को बुलाकर लेकर आती हूँ, आप यहीं आराम से बैठो। आरोही उसको जवाब में कुछ नहीं कह रही थी, बस मुस्कुराकर हाँ करने का इशारा कर दिया। तभी रोशनी अपनी जगह से उठी और दिव्यानी और प्रकाश के रूप में चली गई। रोशनी के अंदर आते ही दिव्यानी को देखा तो वॉशरूम से बाहर निकल रही थी। उसने भागकर उसके पास जाते हुए कहा, मोम, चलिए ना, रस्म करनी है। लेकिन आगे से दिव्यानी ने तुरंत मना करते हुए कहा, मुझे कुछ मत कहो, जाओ अपने पापा को ले जाओ, जो रस्म करनी है करवा लो। और ये कहते वो बिस्तर पर जाने लगी। रोशनी ने उसके पीछे पीछे चलते हुए मनाने की कोशिश की और कहा, मोम, मोम, क्या कर रही हैं आप? वो लोग क्या सोचेंगे? उन दोनों की बातें बाहर लिविंग रूम में आरोही को साफ साफ सुनाई दे रही थी। तभी दिव्यानी ने थोड़ा और ऊंची आवाज में कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोचेगा। मेरे सिर में दर्द है, बस मैंने कह दिया। अब मुझे ज्यादा परेशान मत करो, मुझे थोड़ा रेस्ट करना है। ये कहने के बाद वो बिस्तर पर चली गई। वहीं आरोही को जब ये सब कुछ बाहर बैठी साफ साफ सुनाई दे रहा था तो उसका मन ये सुनकर दुखी हो गया था। तभी रोशनी ने वापस आते हुए अपने आप को संभालते हुए बहाना बनाते हुए कहा, आरोही मेरी जान, अभी मम्मी के ना सिर में दर्द है, उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो रहा है।
वो कह रहे हैं कि कल सुबह सभी रस्म पूरी कर लेंगे। आरोही ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराकर सिर हिलाते हुए हाँ कह दिया। तभी रोशनी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, चलो अभी मैं तुम्हारे कमरे में तुम्हें छोड़कर आती हूँ। ये कहते वो खड़ी हुई और उसने आरोही का भी लहंगा संभालते हुए उसे खड़ा किया। वो उसको लेकर कार्तिक के कमरे में चली गई। लेकिन जैसे ही वो कार्तिक के कमरे में गई, वैसे ही आरोही ने देखा कि पूरा कमरे में तो उथल पुथल मची हुई थी। पूरे कमरे में कपड़े और किताबें बिखरी हुई थी। रोशनी ने आरोही से कहा, आरोही खड़ी मत रहो, यहाँ जगह मिलती है वहां चलकर बैठ जाओ, मैं अभी कार्तिक को भेजती हूँ। ये कहने के बाद रोशनी उस कमरे से बाहर आ गई। आरोही को बाथरूम जाना था और वो रोशनी के जाते ही बाथरूम की तरफ गई। लेकिन जैसे वो बाथरूम में गई, उसका रोना निकल गया। वो अपनी सास के बिहेवियर को लेकर बाथरूम में बैठकर रोने लगी थी। उसने जितना अपने आप को संभाल कर रखा था, आज उसका उतना रोने का दिल कर रहा था। वहीं कार्तिक भी बाहर रूम में आ गया था। उसको भी बाथरूम यूज करना था और वो कुछ देर तो आरोही के बाहर आने का इंतजार करता रहा। लेकिन जब आरोही कुछ देर तक बाहर नहीं आई तो कार्तिक ने दरवाजा खटखटाते हुए कहा, क्या हुआ, आप बाहर आएंगे क्या? लेकिन आरोही ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो लगातार अंदर रोए ही जा रही थी। उसकी आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी कार्तिक ने एक और आवाज लगाते हुए कहा, अरे प्लीज बाहर आ जाइए, मुझे भी तो बाथरूम जाना है। तभी उसकी आवाज सुनकर बाथरूम के अंदर से रो रही आरोही ने अपने गहने उतारने शुरू कर दिए। गहने उतारने के बाद बड़ी मुश्किल से रोना बंद किया और अपना चेहरा वॉश करने लगी, ताकि उसकी आंखें और चेहरे पर किसी को पता न लगे कि वो रो रही थी। तभी जब आरोही कुछ देर और बाहर नहीं निकली, तो बाहर से कार्तिक ने एक और आवाज देते हुए कहा, ओ हेलो, क्या तुम जिंदा हो? कहीं अंदर ही खत्म तो नहीं हो गई? कहीं पानी में डूबकर तुमने सुसाइड तो नहीं कर लिया? ये कहने के बाद वो थोड़ा नाराज होते हुए बाथरूम का दरवाजा खटखटाने के लिए आगे बढ़ा। जैसे वो दरवाजा पर हाथ मारने वाला था, वैसे ही आरोही ने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही कार्तिक ने आरोही को बाहर आते हुए देखा, तो उसने नाराजगी भरे स्वर में कहा, क्या तुम सो गई थी अंदर? इतनी देर में तो 40-50 बार बंदा फ्रेश हो जाए। लेकिन तभी आरोही ने आगे से माफी मांगते हुए कहा, सॉरी। लेकिन अब कार्तिक ने उसकी सॉरी पर कोई रिएक्ट नहीं किया। वॉशरूम के जल्दी अंदर चला गया। वो उसके बाहर आने का वेट ही तो कर रहा था। कुछ देर बाद कार्तिक भी बाथरूम से बाहर आ गया और वो भी तब तक उसके कमरे में पुराने सोफे पर बैठ गई थी। तभी कार्तिक ने उसके पास आते हुए कहा, ये सब तो कर लिया मैंने आपकी मर्जी लेकर, इतना इमोशनल होकर, लेकिन अब आगे क्या क्या करना है आगे, आप ही बता दीजिए। ये कहते हुए उसने गुस्से में अपने होठ सिकोड़ते हुए अपने जूते निकाले और इधर उधर रूम में फेंक दिया और कहा, मैं पता है मैं अपनी मर्जी से लाइफ बिताने वाला आदमी हूँ। मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीता हूँ और ये शादी वैदी तो मैंने दूर दूर तक सोची भी नहीं थी। लेकिन अब हो गई है अचानक, आगे पता नहीं क्या करना है। लेकिन आरोही बेचारी चुपचाप उसकी बात ध्यान से सुन रही थी, पर वो जवाब क्या देती उसको खुद नहीं पता था। तभी उसने कहा, आइडिया तो आपका था, आपने कुछ तो सोचा होगा ना, अब क्या करना है आगे? तभी आरोही ने कुछ ऐसा कहा जिससे सुनकर कार्तिक दंग रह गया। आरोही ने उससे कहा, क्या पानी मिल सकता है? कार्तिक ने चौंकते हुए कहा, "हम्म, क्या कहा आपने?" आरोही ने अपनी बात दोहराते हुए कहा, क्या पानी मिल सकता है, मुझे प्यास लग रही है। कार्तिक भी अब कुछ नहीं बोला, बस खड़ा होकर किचन की तरफ पानी लेने के लिए चला गया। वहीं उधर दूसरे रूम में प्रकाश दीवानी को समझाने की कोशिश कर रहा था। उसने दिव्यानी से कहा, हमारे बेटे राघव ने बहुत बुरा किया आरोही के साथ, उसके पूरे घर वालों के साथ। तभी दिव्यानी ने उसकी बात पर रिएक्ट करते हुए कहा, राघव ने जो कुछ भी किया मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रही, बहुत बुरा किया उसने, लेकिन आपने भी तो उसे बहुत बुरा किया। एकदम वो इमोशनल होकर उसको घर से निकाल दिया। प्रकाश ने हैरान होते हुए दिव्यानी की तरफ देखते हुए कहा, दिव्यानी, तुम्हारी सोच पर तो मुझे अफसोस हो रहा है। मेरा मतलब कि तुम इतनी स्वार्थ कैसे हो सकती हो? अगर आरोही की जगह तुम्हारी अपनी बेटी होती, तो क्या तुम इतनी सेल्फिश फिर भी होती? ये सुनते ही दिव्यानी का चेहरा उतर गया। वो जवाब देने की कोशिश कर ही रही थी, लेकिन उसके दिमाग में बहुत सारी उलझने पड़ गई थी। अब क्या करेगी दिव्यानी? क्या जवाब देगी दिव्यानी उसे? क्या होगा अब आगे कहानी में जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी लव हैकर के साथ।
दोस्तों, अपनी कहानियों पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर से ज़रूर करके हमें बताएं कि कहानी कैसी लग रही है। 1-2 दिन में मैं आपको 4 बजे एक और नई कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो जल्दी से जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर भी करवा दीजिए।